हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी 4 विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकों का समूह है। तो प्रतिरोधकों का समूह दो तरह से किया जाता था, सरणि क्रम समूह और समांतर क्रम समूह। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहां से जाके देख सकते। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। तो जैसे कि मान लिया जाए कोई चालक तार ले लिया जाए और जब उसमें हम ऊष्मा का प्रवाह कराएं, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा समय तक उसमें अगर ऊष्मा धारा प्रवाहित होती रह जाए तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझा रहे ना? यानी कि विद्युत धारा क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलने लगता है और तार गर्म हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक ना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का डेफिनेशन कैसे इसमें दिया गया है, उस पॉइंट को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। इसे ही विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। बात समझा ना? यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है कि विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है, और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। कोई दिक्कत? यानी कि ज्यादा समय तक अगर किसी तार में, चालक तार में हम धारा प्रवाहित करें तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उस ऊष्मा के रूप में बदल जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अरे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, यानी कोई भी चालक है अगर उसमें विद्युत धारा के द्वारा जितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो उसका जो परिमाण होता है तो उस चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, यानी कि एक चालक हो गया और एक विद्युत धारा हो गया, दोनों के विरुद्ध किए गए कार्य के दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण और उसमें जो प्रतिरोध है उसके द्वारा लगाया गया परिमाण, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, तो विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होता है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी कह सकते हैं, या इसी को हम U भी कह सकते हैं। U बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो विद्युत धारा के ऊष्मा को परिमाण को हम U से सूचित करते हैं। I हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, R हो जाएगा प्रतिरोध, और T हो जाएगा टाइम यानी कि समय। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आगे देखते हैं। और कार्य आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ध्यान में रखना है, कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊष्मा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का सीजीएस में क्या होता है, इसका मात्रक कैलोरी होता है। जो ऊष्मा का अगर सीजीएस की अगर बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, तो उसके अनुसार देखा जाए तो वहां पे जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है, और एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल। ये लगभग किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। तो एक कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, कह देंगे 4.2 जूल, ना तो 4.2 जूल कह सकते हैं। ठीक है, यह याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ये पूछा भी जा सकता है कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.26। ये भी दिया रहेगा तो ये भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये वाला बात देख लेते हैं। उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम, या कह सकते हैं कि जूल का नियम क्या है। तो जूल ने 3 नियम दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इस पॉइंट को पहले हम देख लेते हैं उसके बाद इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पर कि 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में उपयुक्त 3 नियम दिए। कौन सा नियम था, यही नियम था। ठीक है, ये किसने दिया था, जूल ने दिया था। कहाँ का रहने वाला था वैज्ञानिक, ये
ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये नहीं होता है, ब्रिटेन का रहने वाला था। कब की बात है यह? 1841 ईस्वी की बात है। उसी समय उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा के कारण, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा के कारण और विद्युत धारा के संबंध से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसे उन्हीं के नाम पर उसको जूल का नियम कहा जाता है। तो जूल का नियम है क्या? अगर हमसे पूछ दिया जाए कि उत्पन्न ऊष्मा का जूल संबंधी नियम का वर्णन कीजिए, या कह सकता है कि जूल के नियमों के बारे में बताए, चाहे जूल के नियम कितने होते हैं उन्हें लिखे या वर्णन करें, तो हमें यही बताना होगा कि जूल के कितने नियम होते हैं? जूल के 3 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको देखते हैं। अरे किसी निश्चित समय टी में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह है, समय हमारा क्या है? निश्चित है। आर भी क्या है? निश्चित है। ठीक है, यानी कि दोनों कांस्टेंट है। तो मतलब जो अनिश्चित कौन कौन है? आई है। समझ रहे ना? यानी कह रहा है किसी निश्चित समय टी में किसी निश्चित प्रतिरोध आर वाले चालक में, समझ रहे ना? समय भी हमारा निश्चित है और प्रतिरोध भी निश्चित है, में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण U, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होता है? U, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं U समानुपाती क्या है? I स्क्वायर। ये जो कथन कह रहा है वही ना हो रहा है, यानी कि किसी निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि U समानुपाती I स्क्वायर। ठीक है, ये पहला नियम है, कौन? जूल का पहला नियम है। अब दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब देख लो, यहाँ पे विद्युत धारा भी क्या है? निश्चित है, और उसमें समय भी क्या है? निश्चित है, और उसका जो ऊष्मा का परिमाण है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रतिरोध के क्या है? समानुपाती है। यहाँ पे U समानुपाती क्या हो गया? R हो गया ना। यानी कि यहाँ पर कौन कौन निश्चित है, कौन कौन नियत है, यानी कि जिसका मान बदलेगा नहीं, I और किसका? T का, ये दोनों नियत है, यानी कांस्टेंट है। और यहाँ पर U बराबर क्या हो जाएगा? U समानुपाती R, यानी किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। चालक प्रतिरोध R होता है ना, U उसका परिमाण हो गया, तो ये इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। तीसरा देख लेते हैं, और किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की विद्युत धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय t के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर कौन कौन नियत हो गया? R और I नियत हो गया। ठीक है, t के समानुपाती हो रहा है ना, यानी भिन्न भिन्न समय t के ये क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। फिर इसको देख लो, अरे किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता के विद्युत धारा भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न, यानी कि समय क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण होता है धारा प्रवाह के समय t के समानुपाती होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण हमारा U है, और ये t के क्या है? समानुपाती है। बात समझे ना? तो यही उपयुक्त जो 3 हम पॉइंट देख रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? जूल का नियम कहा जाता है, जो कब दिया गया था? 1841 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, I बराबर हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके ओम के नियम से, क्या कि I बराबर V बटे R। U बराबर यहाँ पर हमको मान मालूम है, तो I का मान जो ये है ना, I बराबर यहाँ पर हम क्या रख दिए? V बटे R। अब V का स्क्वायर कर दिया गया, फिर R का स्क्वायर, तो एक R से एक R कट गया, तो U बराबर हमारा कितना निकलेगा? V स्क्वायर बाई R इंटू T। समझा ना? अब देख लो, अरे कि यदि एक ही विभवांतर के दो प्रतिरोधकों पर आरोपित किया जाए, कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कि दो प्रकार के प्रतिरोध ले लिया जाए, दोनों में विभवांतर प्राप्त किया जाए, तो वहां पे जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा का मान अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा का मान कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे विद्युत शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसे प्रश्न। ठीक है, ये विद्युत शक्ति होता क्या है? तो विद्युत शक्ति क्या है? तो कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अतः विद्युत शक्ति बड़ा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटे समय, या विद्युत शक्ति को अगर P कहेंगे, विद्युत ऊर्जा को W कहेंगे, या समय को T कहेंगे, तो P बड़ा क्या हो जाएगा? W बटे T।
अब इसको समझ लें, कह रहा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, व्यय मतलब खर्च, कितना यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो कह रहा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बटे समय, या पी बराबर क्या हो जाएगा, W/T। अब यहाँ पर देख लेते हैं, P इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से एक बात और जान लेंगे, ओम के नियम से V इक्वल टू हम जानते हैं IR, I का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V/R होगा ना। अब यहाँ से एक हम नियम और भी यहाँ से जानते हैं, यहाँ पर P बराबर कितना है, W/T है, तो W का फॉर्मूला यहाँ पर वही होता है I²RT। तो W के जगह हम क्या, ऊपर W है ना और नीचे T है, इस फॉर्मूला के अनुसार। तो W के जगह पर इसको रख दे IR²RT, या नीचे रख दे T, T से T कैंसिल हो गया, तो P का वैल्यू कितना निकल गया, I²R। तो इतना भी लिख सकते हैं। अगर फिर आगे बढ़ना है तो हम यहाँ पर I² का वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पर रख दिए V², यानी कि V I² है, तो एक स्क्वायर से R कट गया, तो V² कितना निकलेगा R। तो ये भी हमें मिल सकता है P इक्वल टू, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना फॉर्मूला मिल गया, इसको हमें ध्यान में रखना है, P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू I² R, और P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V²/R। जहां पे जैसा हमें जरूरत पड़ेगा उस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी निश्चित समय T में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा W ज्ञात करने के लिए विद्युत शक्ति P को T से गुणा कर देते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, W निकल जाता है। यानी कहने का मतलब यहीं से, अगर मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, W का मान अगर निकालना होगा तो P में हम T से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा W निकल जाए, यानी कि विद्युत ऊर्जा निकल जाएगा। बात समझा रहे ना। अब हम देखेंगे विद्युत शक्ति के SI मात्रक। चलो देख लेते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक। अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले उसका डेफिनेशन भी हमको मिल जाएगा। 1 वाट की परिभाषा दीजिए, ऐसे कह देगा कि 1 वाट की परिभाषा दीजिए, तो हम क्या बताएंगे, यही बताना होगा। और यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से कार्य किया जा रहा हो तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। बात समझा ना। यानी कह रहा है किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य किया जाता हो तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति क्या कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। और इसे W से हम सूचित करते हैं। हम P बराबर W/T जानते हैं, तब P यानी 1 वाट लिख दे इसके लिए, और W यानी क्या हो जाए, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रा क्या होता है, जूल, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो ये हमारा 1 वाट बराबर क्या निकलेगा, 1 जूल पर सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि विद्युत शक्ति क्या है और इसका SI मात्रक लिखे, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का डिफिनेशन बता देना है, यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। चलो नोट कर लो।